Hello students, in last lecture we have discussed about second colligative properties, that is osmotic pressure, in detail. Now in this lecture we are going to discuss about third colligative properties, that is elevation in boiling point. First we discuss about boiling point. Ki what is boiling point? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of an liquid become equal to एटमोस्फेरिक प्रेशर. ऐसा टेम्परेचर जिसपे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी भी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, बिकम्स इक्वल टू नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर. ऐसा टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमोस्फेयर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करते हैं, तो जो वाटर है उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटमोस्फेयर के इक्वल. तो हम क्या कहेंगे कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस. अब हम देखते हैं कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस. मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम इक्वल टू 1 एटमोस्फियर. अब हम देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है. एलिवेशन का मीन्स क्या है, इंक्रीज होना. एलिवेट का मीन्स क्या है, इंक्रीज होना. तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हम क्या देखेंगे, जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is always greater than boiling point of pure solvent. जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होगा. जो प्योर सॉल्वेंट है उसको हमें कम हीट करना पड़ेगा, तभी उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एटमोस्फेयर के इक्वल. और यदि हमने उसमें कुछ सॉल्यूट डाल दिया तो हमें उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, 1 एटमोस्फेयर के इक्वल. हमने देखा था राउल्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कि यदि हमारा प्योर कंपोनेंट है, मींस प्योर वाटर है, तो हम क्या देखते हैं कि सरफेस के ऊपर सारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स है. तो क्या होगा, ये जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है सारे वोलेटाइल है सरफेस पे, तो ये सारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे. वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर क्या करेंगे, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर भी एक्सर्ट ज्यादा करेंगे. तो हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. यदि आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल रहे हो तो आप क्या देखोगे, यदि आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल रहे हो तो सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो वेपर स्टेट में नहीं जा सकते. अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, तो क्या होगा, वेपर्स भी कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा. तो हमें सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है उसको 1 एटमोस्फियर के इक्वल करने के लिए उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब वो जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, 1 एटमोस्फियर के इक्वल. तो इसका मीनिंग क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. इसी को हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यदि हम प्योर सॉल्वेंट है उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन को हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमोस्फेयर के इक्वल हो. दिस इज नोन एज elevation in boiling
boiling point, known as elevation in boiling point. अब हम देखते हैं जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे, और डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया? सॉल्यूशन का हमेशा ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का हमने टीबी मींस बॉइलिंग टेम्परेचर, डेल्टा टीबी का मींस, डेल्टा का मींस क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर। टीबी क्या है? बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस टी नोट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नोट का मीन्स क्या है? प्योर कंडीशन में। तो अब हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से, यदि हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का आएगा। जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर ले रही हूं और वाई एक्सिस के अलोंग वेपर प्रेशर ले रही हूं, तो क्या होगा? मैंने सपोज किया कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि इस साइड जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो रहा है। मैंने सपोज किया कि यहां तक जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। अब हम देखेंगे हमें सॉल्वेंट को भी हीट करना पड़ेगा ताकि उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और हमें सॉल्यूशन को भी हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसकी लाइन हमेशा ऊपर मिलेगी और सॉल्यूशन की लाइन है वो नीचे मिलेगी। तो हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका हमेशा वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्वेंट का जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट की जो लाइन है वो ग्राफ में हमेशा ऊपर रहेगी और जो सॉल्यूशन है उसकी जो लाइन है वो हमेशा नीचे रहेगी। तो हम क्या देखेंगे? इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो ये हमारा क्या है? यहां से हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया टी नोट बी। नोट का मीन्स क्या है? प्योर स्टेट में। तो यहाँ पे जो ये टी नोट बी है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के केस में भी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉल्वेंट के केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। कोई भी लिक्विड हो, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, वो जल्दी सरफेस को लीव करेंगे, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम क्या देखते हैं? जब हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो इतने टेम्परेचर पे उसका जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। तो यहाँ हम नीचे लाइन प्लॉट कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। तो जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का कम है। तो जो डेल्टा टीबी है हमारा वो क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब हम क्या देखेंगे कि हमें ये पता है यदि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब उसका वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के, और जो कंसंट्रेशन टर्म है यहाँ पे वो हम मोलैलिटी लेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है
कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से हम क्या देखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी हमारा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे m क्या है, m इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, m इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो Kp आया है वो Kp क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम क्या देखेंगे, Kb हमारा किसके इक्वल है, मोलल, Kb को हम क्या लिखेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। यहां से हमने क्या देखा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मींस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे सॉल्यूशन की, उतना ही क्या होगा, उसको ज्यादा ही हीट करना पड़ेगा, उसकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगी यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर करने के लिए उसको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा टीबी है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलैलिटी के। यहाँ से डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ गया, केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम क्या है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, केबी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे। अब हम देखेंगे कि हम मोलैलिटी यदि 1 ले रहे हैं, मोलैलिटी क्या है, 1 मोलल है, 1 मोल पर केजी या 1 मोलल। तो हमारा केबी किसके इक्वल हो गया, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोलल। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो ये Kb हमारा क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। यदि सॉल्यूशन की मोलैलिटी है वो यूनिटी है, यूनिटी का मीन्स क्या है, 1 है, मीन्स आपने 1 मोल सोल्यूट का डिसोल्व कर रखा है 1 kg सोलवेंट में, तो वो मोलैलिटी क्या होगी, यूनिटी मीन्स 1। देन जब मोलैलिटी 1 होगी तो Kb किसके इक्वल हो गए, डेल्टा टीबी के, उसी को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। डेल्टा टीबी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, Kb क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। अब हम देखते हैं कि जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है। अब हम मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। हमें पता है कि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का वेट मैंने ले लिया W, और 1 का मीन्स क्या है, सोलवेंट है, 2 का मीन्स क्या है, सेकंड कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट। तो हम क्या देखते हैं, मोलैलिटी है N2। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मास जो सोल्यूट का गिवन है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। जो भी मास गिवन है उसको यदि हम मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू 1/W1। यदि आपका ये सोलवेंट का वेट है, ये ग्राम में गिवन है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 ऊपर जाएगा, तो मोलैलिटी किसके इक्वल होगी,
मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो ये जो फॉर्मूला है मोलिलिटी का, ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू M की जगह पे W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन क्या होगा W1। इसको हम लिख सकते हैं 1000 KB W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला। यदि हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, तो हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो हम मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, M2 इक्वल टू क्या आ गया 1000 KB मल्टीप्लाइड में क्या हो गया W, और ये डेल्टा टीबी नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड में क्या है W1। तो हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि आपने सोल्यूट के कितने मोल्स सॉल्वेंट में ऐड किए हैं टू मेक द सॉल्यूशन। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसके नेचर पे। तो इसका मीनिंग क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि हमें डेरिवेशन की हेल्प से इसको प्रूव करना है कि डेल्टा टीबी है वो KB इंटू M कैसे है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम देखते हैं। डेरिवेशन फॉर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हम ये देखते हैं कि एलिवेशन कांस्टेंट है वो तो हमारा क्या होता है, मींस KB है। तो हम ये देखेंगे कि डेल्टा टीबी इक्वल टू KB इंटू M हम कैसे प्रूव करेंगे। तो हम ये देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज इन प्रेशर के। डेल P क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यदि आप सॉल्यूट ज्यादा ऐड कर रहे हो, आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा है कि यदि हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे ज्यादा अमाउंट में, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उससे क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा उसको हीट करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को 1 एटमोस्फेयर करने के लिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिक्रीज इन प्रेशर के। तो यहां से हम क्या देखेंगे, डेल्टा टीपी है। अब आपको ये पता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपने कितने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के ऐड किए हैं। जितने ज्यादा आप सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x2 के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की सिंबल को हटाएंगे तो क्या आ गया, kx2। हमें पता है x2 क्या होता है, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। भाई किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसी के मोल्स को हम टोटल मोल्स से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू K इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2। इन केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, हम क्या देखेंगे, N2 इज लेस देन N1 की नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के काफी कम है सॉल्वेंट से। तो हम क्या करेंगे, N2 को यहां से हम प्लस में नहीं लिखेंगे, यहां से हम इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि 1 प्लस 0.0001 ये वैल्यू है, ये 1 के कंपैरिजन में क्या है, काफी कम है। तो इसको हम ऐड करेंगे तब कितना आएगा, इतना आएगा। तो ये 1.0001 किसके इक्वल है, 1 के। तो हम इसको डिनोमिनेटर में से हटा सकते हैं। तो हम प्लस में या माइनस में कोई भी वैल्यू बहुत कम है दूसरी के कंपैरिजन में, तो हम उसको प्लस माइनस में क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हम देखेंगे जब N2 लेस देन N1 है तो डेल्टा टीपी इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू N2 अपॉन N1। और N1 हमारा क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट क्या होगा, वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई क्या हो गया, मोलिकुलर वेट सोलवेंट का। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, डेल्टा टीपी इक्वल टू आ गया K इंटू N2 अपॉन W1 इंटू M1। अब हम ये देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड, ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट, वो हमारी क्या होती है, मोलेलिटी। तो N2 अपॉन W1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m। तो यहां से क्या हो गया, डेल्टा टीपी इक्वल टू K इंटू M1 इंटू स्मॉल m। और K इंटू M1 किसके इक्वल है, K भी कांस्टेंट है और M1 क्या है, सोलवेंट का मोलिकुलर मास भी कांस्टेंट रहेगा। इसको हम अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज Kb। तो यहां से क्या हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, Kb इंटू M। ये हमने प्रूव किया। अब हम देखते हैं कि जो डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, उसमें क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की हेल्प से हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो Kb है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Kb इक्वल टू R T नोट स्क्वायर अपॉन 1000 LV। Kb का मीन्स क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किससे, हीट ऑफ वेपराइजेशन से, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से। तो Kp तो हमें पता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T नॉट का मीन्स क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T नॉट है। LV यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हमारी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट, पर ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब हम देखेंगे LV का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वेपराइजेशन H डिवाइड में क्या हो गया उसका मोलिकुलर मास। भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम निकालनी है, डेल वेपराइजेशन H क्या होती है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो डेल वेपराइजेशन H है। उसको हम उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आ जाएगी। LV हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सोलवेंट। और ये डेल वेपराइजेशन H क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सोलवेंट, कि 1 मोल सोलवेंट की जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, M1 क्या है, मोलिकुलर मास है। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहां से क्या आ गया, Kb इक्वल टू R T नोट स्क्वायर, और ये क्या आ गया, नीचे क्या है 1000 LV की जगह पे हम डेल वेपराइजेशन H और ये M1 ऊपर आ गया। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो ये फॉर्मूला है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं किससे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से। तो यहाँ पे जो डेल वेपराइजेशन H है वो क्या है, हमारी डेल वेपराइजेशन H है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर मोल ऑफ द सब्सटेंस, पर मोल ऑफ द सोलवेंट। 1 मोल सोलवेंट की जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है उसको हम क्या कहेंगे, डेल वेपराइजेशन H।
इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हमें कैलकुलेट करना है। और गिवन क्या है, इफ गिवन क्या है हमें, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2.257 किलो जूल पर ग्राम। और गिवन हमें क्या है, गिवन दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of water is हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 2.257 किलो जूल पर ग्राम। अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हम देखेंगे कि हमें ये वैल्यू किसकी गिवन है, पर ग्राम में गिवन है। इसका मीन्स क्या है, एलवी की वैल्यू गिवन है। एलवी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमें पर ग्राम गिवन है, मीन्स एलवी की वैल्यू गिवन है। यदि हमें यहाँ पे पर मोल गिवन होता तो किसकी वैल्यू गिवन होती, डेल वेपराइजेशन एच की। अब हमें एलवी की वैल्यू गिवन है, टी नॉट हमें पता है, जो वाटर है, प्योर वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसमें 273 ऐड करेंगे, 373 केल्विन हो गया। आर हमें पता है, आर की वैल्यू क्या होती है, हमारी जो आर की वैल्यू है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हमें देखते हैं कि आर हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किलो जूल में गिवन है, इसको भी जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ तो ये हमारा किलो जूल पर केल्विन पर मोल में आ गया। और हमें क्या गिवन है, आर की वैल्यू। तो हमें देखिए कि आर की वैल्यू इतनी होती है। टी नॉट का मीन्स क्या है, जो प्योर वाटर है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 273 ऐड करेंगे, 373 केल्विन हो गया। एलवी हमें गिवन है 2.257 किलो जूल, हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो गिवन है। अब हम देखेंगे कि हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा Kb इक्वल टू, हमारा क्या हो गया, R की वैल्यू पुट करेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ टी नॉट क्या हो गया हमारा 373 का स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या हो गया 1000, एलवी कितना हो गया 2.257। ये हम सोल्व कर लेंगे तो ये यहाँ से हमारी केबी की वैल्यू आ जाएगी। और केबी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल। केल्विन किलोग्राम पर मोल। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि हमारी जो केबी है उसकी यूनिट क्या होती है, डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम। और केबी क्या होगा, डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। वो एक टेम्परेचर हो गया, बॉइलिंग टेम्परेचर, उसको आप डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हो और केल्विन में भी। नीचे एम, मोलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। नीचे क्या है, मोल पर केजी। ऊपर जाके क्या होगा, ये केल्विन पर केजी का क्या होगा, केजी मोल का क्या होगा, पर मोल। तो ये यूनिट हमारी किसकी होगी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हमने देखा है कि यदि हमें मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से तो क्या फॉर्मूला होगा। एक हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
elevation in boiling point. If molality is given, यदि हमें मोलिटी गिवन है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मोलिटी गिवन है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तो हम केपी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water, is dissolved in 1 kg of water। ये हमें गिवन है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, उसको 1 kg वाटर में डिसोल्व किया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल्स एट 1 एटमॉस्फेयर, और केबी की वैल्यू हमें गिवन है। तो क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, विल द वाटर बॉयल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गिवन है हमें केबी की वैल्यू, और कितनी गिवन है केबी की वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। 10 ग्राम का मीन्स क्या है, 10 ग्राम सोल्यूट गिवन है। मोलिकुलर वेट क्या होगा सोल्यूट का, सोल्यूट हमारा क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C12C6H12O6। तो हमें मोलिकुलर मास निकालना है ग्लूकोज का। कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक का मास क्या होता है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 6, एक का मास क्या होता है 16। टोटल हमारा क्या हो गया 72 प्लस 12 84 प्लस क्या हो गया 96। टोटल हमारा कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब गिवन हमें वाटर है, उसका वेट कितना है 1 kg गिवन है। केबी की वैल्यू गिवन है तो यहां से हमारे पास डेल्टा टीबी आ जाएगा। डेल्टा टीबी क्या होता है केबी इंटू एम, और एम क्या होगा हमारा W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1, क्योंकि ये हमारा केजी में गिवन है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा केबी की वैल्यू 0.52, W2 कितना गिवन है 10 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना है 180 इंटू 1 अपॉन 1। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा टीबी कितना आएगा 0.052 केल्विन आ गया, 0.052 केल्विन आ गया। ये तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आया है, डेल्टा टीबी की वैल्यू आई है। तो हमें किसकी निकालनी है टीबी की, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो ये फॉर्मूला है हमारा डेल्टा टीबी क्या होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.052। टीबी हमें कैलकुलेट करना है, टीबी टी नॉट बी जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से टीबी क्या आ गया हमारा 100, उधर जाके प्लस में हो गया प्लस 0.052, तो 100.052 डिग्री सेल्सियस ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया सॉल्यूशन का। हमसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल्स, कब कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा यदि उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रखा है। ग्लूकोज का वेट आपको गिवन है 10 ग्राम, मोलिकुलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया मोलिकुलर फॉर्मूला से, दैट इज 180। W1 आपको गिवन है, वेट ऑफ वाटर 1 kg, Kb गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा डेल्टा टीपी क्या होगा Kb इंटू एम, एम क्या होगा W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1। Kg में गिवन है तो ग्राम में गिवन होता तो हम 1000 करते। अब ये सब हमने वैल्यू पुट की तो हमारी डेल्टा टीबी क्या आ गया 0.052 केल्विन। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है।
तो हमारा फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि सॉल्यूशन का हमेशा बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से। टीबी हमें निकालना है, हमें पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, डेल्टा टीबी आ गया। टीबी क्या आएगा, 100 प्लस 0.052, 100.052 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू।